नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। पर आपने अभी तक गोड्डा झार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। साथ ही एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली महत्वपूर्ण खबरों से। उच्च शिक्षा मंत्री बोले, झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को डिजिटल मोड में ले जाने की हो गई है शुरुआत। छात्रों उपयोगी वेब पोर्टल शुरू होने पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा कि राज्य में उच्च शिक्षा की पहुंच सरल बनाने के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाया है। अब आवेदनों की लंबी परिपाटी और धीमा वर्क कल्चर खत्म हो जाएगा। शिक्षा व्यवस्था को डिजिटल मोड में ले जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य के बच्चों को जल्द ही दक्ष बनाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अब आवेदनों की लंबी परिपाटी और धीमा वर्क कल्चर के इतिहास से निकलना है। अब पोर्टल में किसका आवेदन पड़ा है यह सबके समक्ष उपलब्ध होता रहेगा। वहीं उन्होंने कहा कि आवेदकों का पता होगा कि उनका आवेदन किसके पास लंबित है और आवेदन प्राप्त करने वाले को भी इसकी जानकारी मिलती रहेगी। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं इसकी निगरानी करूंगा। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने एक नए कदम की शुरुआत की है। मौके पर मुख्य सचिव अलका तिवारी, अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग राहुल कुमार पुरवार, मैनेजिंग डायरेक्टर सह सीओ CSCE गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड संजय कुमार राकेश आदि लोग थे। गिरिडीह में नक्सलियों का बड़ा विस्फोटक का जखीरा हुआ बरामद। जंगल से 20 किलो एक्सप्लोजिव पाउडर, 111 जिलेटिन और डेटोनेटर भी मिले। गिरिडीह में पुलिस और CRPF की 154 बटालियन ने नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। खुखरा थाना क्षेत्र के गार्दी और मरमी के पास जंगल से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। CRPF और पुलिस की संयुक्त टीम ने 4 बंडल कोडेक्स वायर बरामद किए। इसके अलावा 5 डेटोनेटर, 20 किलो एक्सप्लोसिव पाउडर और 1.5 किलो नेल आयरन मिला है। टीम को 111 जिलेटिन, हेक्सा बेल्ट और 200 लीटर सेंटॉक्स भी मिला है। आप सबको को बता दूं कि पुलिस को सूचना मिली थी कि नक्सली कमांडर साहेबराम मांझी और पवन लंगड़ा उर्फ पवन मांझी का दस्ता इस क्षेत्र में देखा गया। इस पर एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम में CRPF के द्वितीय कमान अधिकारी दलजीत सिंह भाटी, ASP ऑपरेशन सुरजीत और सहायक कमांडेंट विजय सिंह मीना शामिल थे। इंस्पेक्टर ओम प्रकाश वर्मा और बलवंत सिंह के नेतृत्व में पुलिस के जवान भी टीम का एक हिस्सा था। कई घंटों तक चले ऑपरेशन में पूरे जंगल की तलाशी ली गई। नक्सली मौके से भागने में सफल रहे, लेकिन उनके द्वारा छिपाया गया विस्फोटक सामान बरामद कर लिया गया। ASP ऑपरेशन सुरजीत के अनुसार इलाके में अभी भी छापेमारी जारी है। 23 चोरी की बाइक हुआ बरामद। 3 शातिर चोर हुआ गिरफ्तार। कई जिलों में करते थे वारदात, फोटो दिखाकर ग्राहकों को पसंद कराते थे चोरी की बाइक। कोडरमा पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने चोरी की 23 मोटरसाइकिल के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी फोटो दिखाकर ग्राहकों के साथ चोरी की बाइक की डील फाइनल करते थे। SP अनुदीप सिंह के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर विशेष टीम का गठन किया गया था। जिले में विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। मरकच्चो थाना क्षेत्र में 2 संदिग्ध बाइक सवार पुलिस चेकिंग देकर U-टर्न लेकर भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर दोनों को पकड़ लिया। पकड़े गए युवकों से जब बाइक के कागजात मांगे गए तो वे पेश नहीं कर पाए। इसके बाद थाने में पूछताछ के दौरान दोनों ने बाइक चोरी की बात भी कबूल कर ली। वहीं आरोपियों ने बताया कि चोरी की बाइक डोमचांच थाना क्षेत्र के कोसाना गांव में रखी जाती है। इसके बाद पुलिस ने गांव में जाकर छापामारी की। एक झोपड़ी नुमा घर से 23 मोटरसाइकिल बरामद की और वहां मौजूद एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि यह गिरोह कोडरमा के अलावा गिरिडीह, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम और रामगढ़ समेत झारखंड के कई जिलों में बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया। साहिबगंज में महिलाओं ने सेविका पर लगाई मैया योजना में वसूली का आरोप। झारखंड सरकार एक तरफ जहां महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाकर गरीब और असहाय लोगों को लाभ दिलाने का काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार के ही कुछ कर्मियों द्वारा लाभुकों से खुलेआम वसूली की जा रही है। ऐसा ही मामला बरहेट प्रखंड के बरमसिया पंचायत के रघुनाथपुर में प्रकाश आया है। महिलाओं की शिकायत पर झामुमो के नेता राजाराम मरानी ने गांव पहुंचकर मामले की पूरी जानकारी ली। महिलाओं ने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका आवेदनों के सत्यापन के नाम पर प्रति आवेदन 100 से 500 रुपए तक वसूली कर रही है। इसके बाद झामुमो के नेता
महिलाओं के साथ प्रखंड कार्यालय पहुंचे और बीडीओ अंशु कुमार पांडे को मामले की जानकारी दी। महिलाओं ने भी आवेदन देकर बीडीओ से दोषी सेविका के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस पर बीडीओ ने मामले की जांच करवाने का आश्वासन दिया। मौके पर गांव की मीनू कुमारी, मिनोटी हेम्ब्रम, मनीषा हंसदा, सुनीता हंसदा, जनोती मरांडी, इंदिरा देवी, रेणु हंसदा, मरनियम हंसदा, सोना मुनि मरांडी समेत दर्जनों महिलाएं उपस्थित थीं। जेपीएससी परीक्षा की जांच के लिए दायर पीआईएल पर अब 17 मार्च को होगी सुनवाई। प्रथम, द्वितीय जेपीएससी और अन्य परीक्षाओं में गड़बड़ी की सीबीआई जांच जल्द पूरी करने के लिए दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में अब 17 मार्च को सुनवाई होगी। बुधवार को सीबीआई की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में पूरक शपथ पत्र दाखिल किया गया है। इस मामले में आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया गया है। सुनवाई के दौरान आरोप पत्र की कॉपी भी सीबीआई ने हाईकोर्ट में पेश की। इसके बाद जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय और जस्टिस अरुण कुमार राय की अदालत ने 17 मार्च को अगली सुनवाई निर्धारित की। इस संबंध में बुद्धदेव उरांव ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। जनहित याचिका में कहा गया है कि जेपीएससी प्रथम और द्वितीय परीक्षा में गड़बड़ी की गई है। इसकी सीबीआई जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। जेपीएससी के अधिकारियों की मिलीभगत से अयोग्य अभ्यर्थियों को पास किया गया है। अभी सभी लोग नौकरी कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें उनके पद से हटाते हुए सीबीआई जांच जल्द पूरी की जाए। अब फैक्ट्रियों में महिलाएं शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कर सकेंगी काम। राज्य के फैक्ट्रियों में अपनी सहमति से महिला कर्मचारी शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर सकेंगी। मंगलवार को कैबिनेट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत कारखाना संशोधन विधेयक को मंजूरी दी। संशोधन से राज्य में उद्योगों की स्थापना और संचालन सरल होगा। इससे निवेशकों को अधिक सुविधा मिलेगी और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। वहीं कैबिनेट के अपर सचिव राजीव रंजन ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने 12 प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई है। कारखाना संशोधन विधेयक अब विधानसभा में लाया जाएगा। झारखंड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इकाई विशेष छूट विधेयक 2025 के गठन की भी स्वीकृति दी गई। इसके अलावा छठे केंद्रीय वेतनमान के अंतर्गत आने वाले राज्यकर्मियों और पेंशनधारियों को 1 जुलाई 2024 के प्रभाव से 239 की जगह 246% महंगाई भत्ता मिलेगा, यानी कि डीए में 7% की वृद्धि की गई है। वहीं पंचम वेतनमान पाने वाले कर्मियों को 443 से बढ़ाकर 455% महंगाई भत्ता मिलेगा, यानी कि डीए में 12% की वृद्धि की गई है। इसके अलावा झारखंड आंगनबाड़ी सेविका सहायिका नियमावली में संशोधन की भी स्वीकृति दी गई। इसके अलावा पेयजल विभाग के 7 लोगों की सेवा नियमितकरण की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम और BSEDLA के बकाया भुगतान के लिए 1,27,42,895 रुपये की स्वीकृति दी गई। वहीं हजारीबाग के तत्कालीन भू संरक्षण उप निदेशक सुनील कुमार के दंड पर पुनर्विचार संबंधित आवेदन अस्वीकृत किए हैं। इसके साथ ही एसटीएफ में उप समादेष्टा रहे राजेश कुमार के आश्रितों को सेवा लाभ देने की भी स्वीकृति दी गई। इसके अलावा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के चयन एवं मानदेय नियमावली में संशोधन की भी स्वीकृति दी गई है। झारखंड के 11 जिलों में आज बारिश के हैं आसार, न्यूनतम पारा भी बढ़ेगा। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखना शुरू हो गया। राजधानी रांची समेत कई जिलों में आकाश में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग की माने तो आज 20 फरवरी को भी कई जिलों में वज्रपात गर्जन के साथ हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं 22 फरवरी को भी कई इलाकों में बारिश के आसार जताए गए हैं। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो बारिश का दौर 19 फरवरी से ही शुरू हो गया है। आज 20 फरवरी को भी धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, गुमला समेत कई जिलों में बारिश की संभावना है। हालांकि पूरे राज्य में एक साथ बारिश नहीं होगी, अलग अलग समय में अलग अलग जिलों में बारिश हो सकती है। वहीं 21 फरवरी को सुबह में हल्का धुंध छाया रहेगा। इसके बाद आकाश में हल्के बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने वज्रपात से हर संभव बचने को कहा है। वैज्ञानिकों ने अपील की है कि लोग इस दौरान खेत, पेड़ और बिजली के खंभे के नीचे न रहें। हालांकि अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने की भी संभावना व्यक्त की है। आप सबको बता दूं कि आज 20 फरवरी को जिन जिलों में बारिश की संभावना है उनमें लोहरदगा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गुमला, रांची, खूंटी, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम जिला शामिल है। NRHM घोटाले के आरोपी प्रमोद सिंह को ईडी ने किया गिरफ्तार। 12 बार पूछताछ के लिए जारी किया था समन।
धनबाद में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन घोटाले के आरोपी प्रमोद सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। प्रमोद कुमार सिंह धनबाद के सहयोगी नगर के रहने वाले हैं। ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए 12 बार समन जारी किया था, लेकिन वह एक बार भी उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। प्रमोद कुमार के खिलाफ NRHM में लगभग 9 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप है। उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत विशेष कोर्ट में पेश किया गया। आप सबको बता दूं कि झारखंड नेशनल रूरल हेल्थ मिशन घोटाले से जुड़े इस केस में ईडी ने धनबाद में छापेमारी भी की थी। एजेंसी ने प्रमोद सिंह के ड्राइवर अजीत सिंह के भोली स्थित आवास की भी तलाशी ली थी। इससे पहले आरोपी प्रमोद सिंह स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत था, लेकिन अब वह कोयले का एक बड़ा कारोबारी है और इस घोटाले का किंगपिन बताया जाता है। झारखंड में 1 दर्जन से अधिक BDO और CO समेत 500 अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन पर रोक। पलामू के DC शशि रंजन ने जिले के 149 शिक्षक, 1 दर्जन से अधिक BDO, CO और 500 कर्मचारियों के वेतन पर रोक लगा दी है। संबंधित लोगों पर समय से कार्यालय में उपस्थित नहीं होने के मामले में कार्रवाई की गई है। स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग, जिले के अधिकारी, BDO और CO, इंजीनियरिंग विभाग सहित कई विभाग के अधिकारी व कर्मियों का जनवरी का वेतन रोक लगा दिया गया है। पलामू के DC शशि रंजन ने आदेश दिया है कि अधिकारी और कर्मचारी समय पर कार्यालय में पहुंचे। कार्यालय में सुबह 10:40 तक और शाम 5 बजे कार्यालय से निकलने के समय भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाना अनिवार्य है। बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही वेतन निर्गत किया जाएगा। बायोमेट्रिक अटेंडेंस शीट के साथ ही कोषागार में बिल प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। झारखंड विधानसभा बजट सत्र को लेकर गाइडलाइंस जारी। झारखंड विधानसभा बजट सत्र की तैयारी जोरों पर है। बजट सत्र से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष की बैठक होनी है। वहीं विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बजट सत्र के सफल संचालन के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की और कई दिशा निर्देश भी दिए। आप सबको बता दूं कि बजट सत्र की शुरुआत 24 फरवरी से हो रही है, जो 27 फरवरी तक चलेगा। बुधवार को बजट सत्र की तैयारी के लिए स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने वहां पर मौजूद अधिकारियों से सभी प्रश्नों का उत्तर एकत्रित करके विधानसभा सचिवालय को सूचित करने का निर्देश दिया। स्पीकर ने सत्र के दौरान सभी विभाग के वरीय पदाधिकारियों को उपस्थित सुनिश्चित करने को कहा है, ताकि संबंधित विभागों के मंत्रियों को अपने विभाग के उत्तर देने के दौरान तत्काल आवश्यक और अद्यतन सूचनाएं प्राप्त हो सके। वहीं रविंद्रनाथ महतो ने 21 तारीख को उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष समेत विभिन्न दलों के नेता मौजूद रहेंगे। वहीं CM हेमंत सोरेन भी मीटिंग में उपस्थित रहेंगे। 5 नेताओं को अलग अलग विभाग की जिम्मेवारी सौंपी गई है, जिसमें मंत्री दीपक बिरवा, चमरा लेंडा, रामदास सोरेन, योगेंद्र प्रसाद और सुदेवी कुमार शामिल हैं। पहला दिन राज्यपाल का अभिभाषण और नए सदस्यों का शपथ ग्रहण होगा। इसके बाद 25 से 27 फरवरी तक राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद होगा। इसके बाद 28 फरवरी को सरकार तीसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी। वहीं 3 मार्च को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करेंगे। रामगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स में 15 सदस्यों का चुनाव, 18 मार्च को मतदान, 28 फरवरी तक नामांकन। बंशीधर गोप चुनाव समिति के अध्यक्ष। रामगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स ने सत्र 2025 से 2027 के लिए कार्यकारिणी समिति के 15 सदस्यों के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी। चुनाव प्रक्रिया फरवरी से मार्च तक चलेगी। उम्मीदवार 25 से 27 फरवरी तक शाम 6 बजे से रात 8 बजे के बीच 1000 रुपये शुल्क देकर नामांकन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी है। 1 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। उम्मीदवार 2 और 3 मार्च को अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। प्रत्याशी सूची 3 मार्च को रात 8 बजे के बाद जारी की जाएगी। मतदान 18 मार्च को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चेंबर भवन में होगा। मतगणना के बाद रात 8 बजे परिणाम घोषित किए जाएंगे। चुनाव समिति में बंशीधर गोप अध्यक्ष हैं। राजेश कुमार अग्रवाल, अनिल कुमार सिंह, रमेश बुंदिया और प्रणव कुमार मुखर्जी समिति के सदस्य हैं। इनकी देखरेख में चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी। बोकारो में युवक से बाइक सवार बदमाशों ने लूटा मोबाइल। एक ने गमछे से छिपा कर रखा था चेहरा, दूसरे ने पहन कर रखा था हेलमेट। बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र के सेक्टर 3 में एक 18 वर्षीय युवक से मोबाइल छीनने का मामला सामने आया। पीड़ित अयांश कुमार घर लौट रहा था। इसी दौरान स्प्लेंडर बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने उस पर हमला कर दिया।
अपराधियों में से एक ने हेलमेट पहनकर रखा था, जबकि दूसरे ने गमछे से अपना चेहरा छिपाकर रखा था। दोनों ने युवक को धक्का देकर उसका मोबाइल छीन लिया, फिर तेजी से मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पीड़िता के परिवार वाले मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। यह घटना थाने से कुछ ही दूरी में हुई। इससे अपराधियों के बढ़ते साहस का पता चलता है। वहीं पुलिस प्रशासन को अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी करनी होगी, साथ ही कड़ी कार्रवाई भी जरूरी है। नागरिकों को भी सतर्क रहने और सार्वजनिक स्थलों पर सावधानी बरतने की जरूरत है। पुलिस प्रशासन और जनता को मिलकर अपराध पर अंकुश लगाना होगा। स्कॉर्पियो और बाइक की टक्कर में 6 लोगों की हुई मौत, 2 बिहार के, एक केनरा बैंक में मैनेजर था। गिरिडीह में हादसे के बाद मोटरसाइकिल जलकर हुआ राख। झारखंड के गिरिडीह में मंगलवार की देर रात भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 लोग बिहार के मुंगेर के रहने वाले थे। गिरिडीह डुमरी मेन रोड पर मधुबन थाना क्षेत्र के लटकट्टो पिकेट के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और बाइक के बीच टक्कर होने से ये हादसा हुआ। मृतकों में स्कॉर्पियो सवार 4 और बाइक पर बैठे 2 लोग शामिल हैं। बाइक सवार झारखंड के ही थे। हादसे की जानकारी लोगों को सुबह में मिली। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक में आग लग गई। बाइक सवार पारसनाथ रेलवे स्टेशन से गिरिडीह छछंदो की ओर जा रहे थे, जबकि स्कॉर्पियो सवार गिरिडीह से डुमरी की ओर आ रहे थे। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची मधुबन पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। हादसा स्कॉर्पियो और बाइक की आमने सामने की टक्कर में हुई। इस घटना में दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि दोनों ही गाड़ियां तेज रफ्तार में थी। इसी वजह से हादसे के बाद दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।